Hello everyone. So we are already discussing the chapter 2 of the economic, that is people as resources. इसमें हमने बहुत से इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ कंट्री, एंड हमने एग्जांपल देखा सकल और विलास का, और किस तरीके से पीपल को हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ये डिपेंड करता है कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे, जो कि है लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ही ग्रोथ रेट किसी कंट्री का देखा जाता है। जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा उनका ग्रोथ रेट होगा। लिटरेसी और हेल्थ, ये जो चीज़ें हैं पॉपुलेशन की, अगर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा लिटरेट है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो अपनी कंट्री के लिए एसेट्स का समान है। तो आइए एजुकेशन और हेल्थ, इस दो टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन, सकल की एजुकेशन जो उसके शुरुआती समय में, मतलब अर्लियर इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ में शुरू हो गई थी, जिसका फल उसे बाद में मिला। और किस टर्म में मिला? उसे एक अच्छी जॉब मिली, एक अच्छी सैलरी मिली। हमने देखा कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है सकल जैसे लोगों के ग्रोथ के लिए। ये उनके लिए नए दरवाजे और एक नई अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देता है, जिससे वे अपनी लाइफ में डेवलप कर सकें। ये सिर्फ सकल जैसे लोगों के लिए ही नहीं है। एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इट इनहेंस द national income, culture richness and increase the efficiency of the governments. एजुकेशन नेशनल इनकम में बढ़ावा देता है, कल्चर को रिच बनाता है और गवर्नमेंट की इफ़िशेंसी को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है। द प्रोविज़न मेड, इसी कारण प्रोविज़न बनाया गया है यूनिवर्सल एक्सेस का, जिसके कारण क्वालिटी एजुकेशन एलिमेंट्री क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है हर वर्ग के लोगों को। इसका ध्यान स्पेशली गर्ल्स के प्रति ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इसी एलिमेंट्री एजुकेशन को पेस पहुंचाने के लिए, गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय को इस्टेब्लिश किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे वोकेशनल स्ट्रीम को डेवलप किया जाता है। इसके अलावा हाई स्कूल के बाद स्टूडेंट्स लोगों को ऑक्यूपेशनल रिलेटेड नॉलेज और स्किल भी दी जाती है। इस प्लान को ले आउट करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में, मतलब इस प्लान को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन सेक्टर में, जो कि 151 करोड़ का फर्स्ट प्लान में बजट था, उसको अब बढ़ा करके, मतलब धीरे धीरे करके जो बढ़ाया गया है बजट, अब वो 3766.90 करोड़ तक हो गया है 11th ईयर प्लान में। ओके, 11th प्लान में ये बढ़ चुका है। जो एक्सपेंडिचर्स है एजुकेशन में, ठीक है, उसका भी एक्सपेंस बढ़ा है जीडीपी के। पहले जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था 1951 में, वो था 0.6% एजुकेशन के लिए। अब वो बढ़ के 3% हो गया है 15-16 तक। ओके, ये सब गवर्नमेंट डाटा है जो कि यहाँ दिया हुआ है, और अभी तक कई सालों से ये 3% बना हुआ है। ये जो बजटरी एस्टिमेशन है, ये बजट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक
के डाटा को बताती है कि एक्सपेंडिचर्स जो हुआ है एजुकेशन में वो जीडीपी में 2.3% तक 2017 तक डिक्लाइन हो गया, गिर गया एक्सपेंडिचर। ये रिजर्व बैंक का डाटा है। वो जो डाटा हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, सॉरी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो लिटरेसी रेट भी इसी कारण बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, जो कि पहले 18% थी 1915 तक, अब वो 74% तक हो गई है 2010-11 तक। लिटरेसी सिर्फ एक अधिकार ही नहीं है, लिटरेसी लोगों की ज़रूरत भी, हर सिटीजन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके राइट क्या है और उसको प्रॉपरली वो यूज़ कर सके। इसके लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। However, the different noticed of across different section of a population। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्शन हैं उनके हिसाब से डेवलपमेंट के लिए भी, अलग अलग सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लिटरेसी रेट जो कि मेल और फीमेल में देखा गया है वो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि 16.6% मेल ज़्यादा एजुकेटेड है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर हम अर्बन एरिया या रूरल एरिया का कंपैरिजन करें तो भी ये डाटा हमें निराश करते हैं, क्योंकि 16% का डिफरेंस हमको अर्बन एरिया और रूरल एरिया में लिटरेसी रेट को देखने को मिलता है। 2011 में लिटरेसी रेट जो रेट है वो केरल में 94% रहा और बिहार में जो सबसे लो था वो 62% रहा। ओके, प्राइमरी स्कूल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। 2013 और 14 तक 8.58 लाख तक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स बने हैं, प्राइमरी स्कूल खासकर बने हैं। पर ये जो एक्सपांसन हुआ है स्कूल का, इसने एक और मुसीबत को खड़ा किया है, उसने क्वालिटी जो है स्कूलिंग की वो गिरा दी है, जिसके कारण लोगों का स्कूल के प्रति रुझान धीरे धीरे कम होता गया या कम होता जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्पिल किया जा सके ऑल द ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज 6 से 14 ईयर तक है, उन्हें एजुकेट किया जा सके, उनको लिटरेट किया जा सके। ये टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा with a partnership of state government, local government and communities, ताकि वे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के गोल को अचीव कर सकें। इस सर्व शिक्षा अभियान में ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल कोर्स जैसे कैंप्स आर इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के इनरोलमेंट को बढ़ावा देने के लिए ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल जैसे कोर्स को शुरू किया गया। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम ये भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू की गई, जिसमें कि गवर्नमेंट स्कूल जो थे जहाँ पे बच्चों के अटेंडेंस बहुत ज़्यादा गिरती जा रही थी उसे इम्प्रूव किया जा सके और साथ ही साथ बच्चों को पोषक आहार मिल सके, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ सके, इम्प्रूव हो सके। तो ये जो पॉलिसी थी वो इंडिया के लिटरेट पॉपुलेशन रेट को बढ़ावा देने वाली, इसे ऐड ऑन करने वाली। 12th प्लान जब एंडोर्स किया गया, जिसमें ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशो GER जो हायर एजुकेशन का था, जो एज होती है 18 से लेकर 23 की, वो 25% तक था 2017-18 के हिसाब से। जो ये टारगेट बनाया गया कि इसको और बढ़ा करके 30% तक ले जाया जाएगा 2020-21 तक। मतलब जो हायर एजुकेशन है वो बहुत ही कम है। हम देख रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से जो हायर एजुकेशन है वो नहीं बढ़ पा रही है। इसके अलावा ये जो ताकि इसका 30% लाए ताकि हम जो वर्ल्ड एवरेज जो हायर एजुकेशन रेट है उसको कम्पीट कर पाए। स्ट्रेटजी को फोकस किया गया है, जिसमें हमने एक्सेस, क्वालिटीज़, एडॉप्टेशन, स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम मॉडिफिकेशन, इन सब पे जोर दिया है। इसके अलावा वोकेशनलाइजेशन, नेटवर्किंग,
जो कि हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप करने के लिए। इन पे भी जोर दिया गया है। ये जो प्लान, इस प्लान में और भी चीज़ों को फोकस किया गया है, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन इन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है। डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दिया। डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर पे रह के पढ़ना चाहता है और वो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी को कैप्चर कर सकता है और एडमिशन लेकर के वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ सकता है। अगर जैसे कोई दिल्ली की यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स पूरा करना चाहता है और वो कोई गांव एरिया में रहता है, एमपी के, छत्तीसगढ़ के गांव एरिया में रहता है और वहाँ के गांव एरिया से वो दिल्ली की पढ़ाई करना चाहता है, तो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से वो ये पढ़ सकता है। तो 50 सालों में हम ये मान रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंटली ग्रोथ करेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पे लोग अपने वोकेशनल और जो उनकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड स्टडीज़ है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आइए अब हम कुछ डाटा को देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि इस टेबल से पता चलेगा हम लोग को कि कितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने रिक्रूट किए गए हैं। ये डाटा 1951 से लेकर 2015 और 16 तक का है। तो हो स्टूडेंट, आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है ग्राफ समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक, हेल्थ के बारे में। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो हर एक फॉर्म, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of illness? अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कोई फर्म उसे एम्प्लॉय बनाएगी, अपना उसे नौकरी देगी। अगर नौकरी दे भी दी तो बार बार वो छुट्टी लेगी। उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी ना होने के कारण से उसका काम पेंडिंग रह जाएगा, जो कि किसी भी बिजनेस, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी को इफेक्ट कर सकता है। तो आइए हेल्थ जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हेल्दी पीपल है, जिनकी हेल्थ अच्छी है, वे अपने पूरे पोटेंशियल और एबिलिटी से काम करेंगे और ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। उनका फाइट फॉर इलनेस ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जिनमें उतना पोटेंशियल नहीं है, कि हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उसकी ग्रोथ के लिए मुसीबत बनेंगे, क्योंकि आए दिन बीमार पड़ते रहेंगे, आए दिन छुट्टी लेते रहेंगे। तो ये हेल्थ है और इनडिसिप्लिनरी बेसिस एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का। इसी कारण हेल्थ की स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जितनी हेल्थी पॉपुलेशन होगा वो कंट्री के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उतने अच्छे पूरे अपने पोटेंशियल से काम कर पाएगा और कंट्री को डेवलप कर पाएगा। इसका नेशन पॉलिसीज़ बनी है जो उनका जो ये एम एम्पावर किया गया है कि वे हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ साथ फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशन सर्विस, मतलब पोषक आहार हर बच्चे को, हर परिवार को मिलना चाहिए। इसका स्पेशल फोकस किया गया है, खासकर फोकस किया गया है, स्पेशल फोकस किया गया है अंडर प्रिविलेज जो पॉपुलेशन है, ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ही हमारे स्ट्रीम लाइन से बाहर के हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास खाने की कमी है, तो ऐसे लोग पे ये बैकवर्ड जो लोग हैं उन पे ये ध्यान दे दिया। और लास्ट 5 डेकेड्स में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी की है, उसे डेवलप किया है। ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो मैन पावर को भी डेवलप करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर स्टेप उठाए गए हैं
इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए। अगर हम 2014 का डाटा देखें तो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एवरेज लाइफ है 68.3 है, जो कि बड़ी है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो ड्रॉप आउट हुआ है, जो कि एक फ़ायदेमंद है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। 1951 में जहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 147 था, वो अब गिर करके 34 हो चुका है 2016 तक। क्रूड बर्थ रेट, ऐसे बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, वो भी ड्रॉप आउट हुआ है 20.0 तक। डेथ रेट भी 6.4 तक नीचे आ चुका है। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है और इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, वो एक कंट्री के फ्यूचर की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंक्रीज ऑफ लॉन्गेविलिटी ऑफ लाइफ एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करती है। रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड को बहुत से इन्फेक्शन से, और साथ ही साथ इंश्योर करती है कि माँ और बच्चा दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इसके बावजूद इंडिया में ऐसे बहुत से प्लेस है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज सब अवेलेबल नहीं है। इंडिया में टोटल 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस 301 मतलब 301। उनमें से भी ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस 4 स्टेट तक ही सीमित रह गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो कि एक सोचने वाली बात है। तो होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। कोई चीज़ अगर आपको डाउट क्रिएट करती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।